ठीक है, आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? सत्याग्रह के बारे में, रोलेट एक्ट के बारे में और असहयोग के बारे में। ठीक, इन तीन चीजों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से। गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध का काल था। जैसे ही युद्ध छिड़ा, युद्ध में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी उपनिवेशिक सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार का मतलब जैसे अंग्रेजी सरकार, वो ऐसी सरकारें औपनिवेशिक सरकार होती है जो दूसरे को गुलाम बना के रखता है, उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है, तो वो लोग औपनिवेशिक लोग कहलाते हैं और उनकी सरकार औपनिवेशिक सरकार कहलाती है। भारत में अंग्रेज वैसे ही थे। तो पहला जंग चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, दुनिया युद्धों में व्यस्त थी। अब उस युद्ध के लिए सैनिकों का जरूरत था, तो जबरन भर्ती किया जा रहा था भारत से। लोग इनका विरोध कर रहे थे। युद्धों के जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ के संसाधनों का दोहन किया जा रहा था। कीमतों में उछाल आ गया। कीमतों में उछाल आने का कारण था कि सामान का डिमांड बढ़ गया युद्ध के कारण, और सामान का डिमांड बढ़ने के कारण जो उनकी आपूर्ति थी कम होने लगी, तो इन चीज़ों का दाम बढ़ गया। लेकिन कृषि उत्पादों का दाम गिर गया। कृषि उत्पादों का दाम गिरने से क्या हुआ, जो किसान थे, जो खेती पर निर्भर लोग थे, उनका हालत दिन पर दिन खराब होने लगा। उसके बाद, इन सब के बाद जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, लगभग उसी समय भारत में अकाल पड़ गया। दो एक 1918-19 के समय में, एक 1920-21 के समय में। अब अंग्रेज के इन सब ज्यादतियों के खिलाफ जबरन भर्ती, संसाधनों का दोहन, कीमत में जो उछाल हो गया और सरकार लगान लेने के ऊपर उतारू थी। कृषि उत्पादों का दाम गिर गया, फिर भी लोग सरकारों को लगान चाहिए था, वसूली चल ही रहा था जमींदारों के द्वारा। तो इन सब वजह से अभी भारत में आक्रोश है। लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जमींदारों का विरोध कर रहे हैं। अब होता यह है कि इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। जब साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं तो इनके एक राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इनको सलाह दिया कि आप पहले अपने देश का भ्रमण करें, देश के बारे में थोड़ा जानें, उसके बाद आप आंदोलन में हिस्सा लें या सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। इन्होंने ऐसा ही किया। इसी बीच चंपारण के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो चंपारण, बिहार के थे। वो गांधी से मिले और गांधी को चंपारण के नील के खेतिहर जो किसान थे उनके हालात के बारे में अवगत कराया और बताया कि वो कितनी दयनीय स्थिति में है अभी। तो उन्होंने गांधी से यह आह्वान किया कि आप बिहार आए और नील के किसान जो हैं उनके समर्थन में आप आंदोलन करें, उनका मदद करें। गांधी जी इस बात के लिए तैयार हो गए। बहुत मान मनोबल के बाद गांधी जी तैयार हो गए। अब जब गांधी जी यहाँ आए तो अंग्रेजों ने इनके चंपारण में घुसने पर ही बैन लगा दिया। लेकिन बाद में इनके हट की वजह से, और इन्होंने कहा कि हम तो चंपारण में घुसेंगे, आपको जो करना है करें, हम सजा के लिए भी तैयार है। फिर सरकार ने इनको इजाजत दी। तो ये फिर बिहार के चंपारण के आसपास के हिस्सों में घूमे और नील की खेती का उन्होंने एक जानकारी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनका आंदोलन करेंगे और नील के खेतिहर लोगों का मदद करेंगे। तो उस वक्त हो क्या रहा था, नील खेतिहर जो किसान थे उनके साथ समस्या क्या था जिसके लिए राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था? समस्या था तिनकठिया पर था मुख्य रूप से, और बगान मालिकों की तरफ से अवैध वसूली। यही दो मामला था जो चंपारण के नील के किसानों के लिए परेशानी का सबब था। तिनकठिया पर था यह था कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे का खेती आपको नील का करना होगा। किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होगी। अब होता यह है कि नील की खेती की वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। दूसरा, इस वक्त तक डाई का आविष्कार हो चुका था, मतलब कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो चुका था, इसलिए नील से जो प्राकृतिक रंग बनते थे और नील का जो डिमांड है वो गिर गया। नील के डिमांड गिरने से नील का जो कॉस्ट है, जो उनका कीमत है, वो भी गिर गया। और इसके कीमत गिरने की वजह से इन किसानों का हालत और बेकार हो गया। ये लगान नहीं चुका पा रहे थे, बगान मालिक इनके साथ दमन कर रहे थे, जबरन खेती करवा रहे थे। इसके बाद गांधी ने इसके विरोध में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया, और वो वक्त था 1917 का। तो गांधी ने 1917 में अपने जीवन का पहला सत्याग्रह किया, और ये भी कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा किया, मतलब स्वेच्छा से कानून को नहीं मानना या फिर उनका विरोध करना। अब हुआ ये कि सत्याग्रह, चंपारण में जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो सरकार इस बात के लिए मान गई कि तिनकठिया प्रथा गलत है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। साथ में अवैध वसूली किए गए बगान मालिकों का 25% हिस्सा वापस किसानों को लौटा दिया गया। अब एक चीज आता है यहाँ, सत्याग्रह। सत्याग्रह असल में होता क्या है? तो गांधी सत्याग्रह की परिभाषा इस तरह, या सत्याग्रह के बारे में बताते हैं कि सत्याग्रह एक ऐसा विधि है जिसमें अपने विरोधियों का बिना किसी हिंसक प्रतिरोध के, खुद को कष्ट देके,
खुद खुद के ऊपर अगर वो कहते हैं कि आपके पास अगर आपका ध्येय सच्चा है तो आप खुद को कष्ट देके दूसरे अपने विरोधियों के अंदर मतलब एक ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं जो उसके मन को झकझोर देता है और बाद में सामने वाला विरोधी बदल जाता है। एक तरह का ढीठ बन जाना कि चलो इस काम को हम निष्क्रिय प्रतिरोध की तरह लगातार वो करते रहेंगे। उसके बाद अहमदाबाद भूख हड़ताल। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी 1918 के अंदर, 17 में तो ये चंपारण सत्याग्रह में थे, 1918 में फिर वहां गुजरात के अंदर खेड़ा के अंदर, गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर मिल मालिकों ने, गुजरात का जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने वहां हड़ताल कर दिया, धरने पर बैठ गए। किस लिए? क्योंकि अहमदाबाद के अंदर उस समय प्लेग फैला हुआ था और मिल मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे, 50% बोनस का, लेकिन मिल मालिक इसको देने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, ये अहमदाबाद वही शहर है जिसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर मतलब भारत का मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं कि यहाँ कपड़ा का उद्योग सबसे ज्यादा है। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर हड़ताल के ऊपर बैठ गए। जो कंपनी के मालिक थे वो 20% बोनस देने के लिए तैयार थे, जबकि मजदूरों का मांग 50% का था। आखिरी में गांधी यहां पहुंचे और गांधी ने 35% कहा कि मजदूरों का मांग 50 के बजाय 35 आप लोग अपना मांग कर लें। और आखिरकार गांधी के वहां पहुंचने के बाद विरोध और भी बढ़ गया, मजदूरों के अंदर एकजुटता आया, उत्साह आया और आखिरकार यह भी आंदोलन सफल हुआ। गांधी के जाने के बाद एक ट्रिब्यूनल गठित हुआ, एक खास अदालत जो किसी खास मामले की सुनवाई, किसी खास क्षेत्र की सुनवाई किसी विशेषज्ञ की दृष्टि में, विशेषज्ञ की देखरेख में करते हैं, तो वो ट्रिब्यूनल कहलाता है, एक तरह का अदालत ही है। तो इसने फैसला दिया कि हाँ ठीक है, 35% इन लोगों को बोनस दे दिया जाए और यह भी आंदोलन सफल हुआ। अब आता है खेड़ा एक जिला है, गुजरात के अंदर ही एक जिला है। तो जिस तरह सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन है, उसी तरह खेड़ा भी एक किसान आंदोलन है। हुआ ये कि 1918 के अंदर यहां बताई है कि 1918-19 में अकाल पड़ा था। अब अकाल पड़ने की वजह से यहां लगान देना मुश्किल हो रहा था, कुछ उत्पादन ही नहीं हो तो लगान किस चीज का दें। अब समस्या यह था कि लगान नहीं दे रहे थे तो इनका दमन हो रहा था, किसानों का दमन हो रहा था, मवेशी इनके ले लिए गए, इन पर जबरन अत्याचार किया गया, खेत जब्त कर लिए गए। ठीक, अब इन सब समस्या की वजह से किसान वहां आंदोलन पे उतारू हो गए। बाद में गांधी वहां पहुंचे। गांधी जब उस आंदोलन में शामिल हुए तो आखिरकार ये भी आंदोलन सफल माना जाता है। लगान 1 साल के लिए माफ कर दिया गया, जो कि किसान चाह रहे थे कि लगान, क्योंकि अब इस बार फसल हुआ ही नहीं है इसलिए लगान हम लोग नहीं देंगे, तो सरकार ने भी इस साल का लगान 1 साल के लिए माफ कर दिया। अच्छा, अब बात करते हैं ये जो सारे आंदोलन चल रहे हैं और जो भारतवासी इन सब चीजों की वजह से जो परेशान हैं, इन सब के वजह से ये हमेशा विरोध आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहते थे। इन आंदोलनों और विरोध को दबाने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। एक कानून 1919 के साल में पारित हुआ जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं। इस कानून में सबसे बुरा क्या था? इस कानून में सबसे बुरा यह था कि 2 साल के लिए बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए राजनीतिक बंदी को, मतलब किसी को भी राजनीतिक बंदी बनाया जा सकता था, बिना कोई मुकदमा, बिना कोई सुनवाई, सीधे सीधे अरेस्टिंग। तो इस कानून का पूरे देश में जम के विरोध होने लगा। पहले से तो विरोध चल ही रहा था अलग अलग मुद्दों पर है। कोई किसान लगान नहीं देना चाहता था, कोई चाहते थे कि भाई हमें लगान की जगह हमें खेत ही मतलब अलग से मिल जाए। अब इसी सब के बीच में रोलेट एक्ट पारित होता है, रोलेट एक्ट का विरोध शुरू होता है। इसी बीच एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना 13 अप्रैल 1919 को होता है। घटना यह होता है कि इस रोलेट एक्ट के विरोध में सभाएं बैठ के जुलूस सब निकलता रहता था, पूरे देश में ये चल रहा था। इसी सिलसिले में अमृतसर, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर जहां है, वहां 13 अप्रैल 1919 को एक बैठक भी चल रही थी और इसी दिन बैसाखी का एक पर्व था जो कि पंजाबी सिखों का एक पर्व है। तो वहां लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला मैदान में। तो 13 अप्रैल 1919 को वहां यह हुआ कि वहां पहले से मार्शल लॉ लागू था, पर कई लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू, 3 से ज्यादा लोग जमा होने से मना कर दिया गया था। अब होता यह है कि यहां पर उस समय के मार्शल लॉ का मतलब ऐसा शासन जब शासन पॉलिटिकल, राजनीतिक लोगों के हाथ में नहीं रह के उस खास क्षेत्र में सैनिक तानाशाह हो जाता, मतलब सैनिक वहां का सबसे बड़ा अधिकारी उस क्षेत्र में सब कुछ देखने लगता है। तो उस क्षेत्र में पहले से मार्शल लॉ लागू हुआ था। मार्शल लॉ लागू होने के कारण वो जनरल रेजिडेंट डायर जो वहां के ब्रिगेडियर थे, उन्होंने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया, चौतरफी बंद कराया और फायर खोल दिया। सीधे सीधे जो भी लोग वहां थे सारे को भून दिया। हजारों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरत, सारे लोग, बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना की वजह से पूरा देश हिल गया, सारे लोग सड़कों पर उतर गए, लोग सरकार का हर जगह विरोध करने लगे। अब इसी बीच होता यह है कि यह आंदोलन तो पूरे देश में चल ही रहा था, लेकिन गांधी चाहते थे कि इस आंदोलन को मजबूती तब और मिल जाएगी जब मुसलमानों का सहयोग मिल जाएगा हमें। अच्छा, तो जब मुसलमानों का सहयोग मिल जाएगा हमें, तब यह आंदोलन और भी मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं कि मुसलमानों का सहयोग मिलेगा कैसे। अगर मुसलमानों के सहयोग मिलने से आंदोलन मजबूत हो जाएगा तो मिलेगा कैसे, तो उसका एक कारण था। फिर हम आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें तुर्की की हार हुई थी
और तुर्की ऐसा देश है जो मुस्लिम विश्व के खलीफा, मुस्लिम विश्व के धर्म गुरु के का देश था। जो तुर्की का खलीफा था वो मुस्लिम धर्म गुरु हुआ करता था। अब तुर्की की जब हार हुई तो वहां के खलीफा को अपदस्थ कर दिया गया, मतलब उसके धर्म गुरु के पद को, मतलब जो थे वहां राजनीतिक सत्ता में जो थे उनको हटा दिया गया, उनके धर्म गुरु को राजनीतिक सत्ता से हटा दिया गया। इसलिए जैसे भारत के मुसलमान विरोध में थे, क्योंकि वो दुनिया के मुसलमान का धर्मगुरु माना जाता था। फिर दूसरा क्या हुआ, 1911 के अंदर बंगाल विभाजन को जब रद्द कर दिया गया, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था मुसलमान उनके पक्ष में थे, पर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, इसलिए हम मुसलमान विरोध में थे। 1912-13 के साल में बाल्कन युद्ध हुआ था, ये तुर्की और यूक्रेन ग्रीस वगैरह देशों के बीच में हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों ने तुर्की की मदद नहीं की थी और तुर्की ये युद्ध हार गया था। तो इस वजह से, क्योंकि अंग्रेजों ने तुर्की का मदद नहीं किया था, इस वजह से भी मुसलमान नाराज थे। इतना ही नहीं, विश्व युद्ध जीतने के बाद तुर्की को 2 भागों में 1920 के अंदर बांट दिया गया। मतलब ये था कि मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे उनके मुस्लिम धर्म के खलीफा के देश को मतलब बांट दिया गया और उनके धर्मगुरु की शक्ति को कम कर दिया गया। इस वजह से ये सब नाराज थे। गांधी ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने सोचा कि अब मुसलमानों के साथ मिलकर कांग्रेस असहयोग आंदोलन चलाए। अब 1909 में असहयोग आंदोलन चलाने का जो बात आ रहा है, जो हम असहयोग कह रहे हैं, गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी। गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। अब हिंद स्वराज, इस किताब में उन्होंने जिक्र किया था पहले ये कि जो अंग्रेजों का शासन अपने देश में है वो भारतीयों की मदद से है। अगर भारतीय उनके साथ असहयोग कर दें तो शासन सरकार 1 साल के अंदर ही गिर जाएगी। अब हुआ ये कि इस असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए मुस्लिम लीग, मुस्लिम नेताओं से मिलना जुलना कांग्रेस का हुआ। तो फिर बाद में चल के दोनों में एक समझौता हुआ कि हाँ, हम खिलाफत और मुस्लिम असहयोग चलाएंगे साथ में मिलके। तो जो आंदोलन असहयोग कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से खिलाफत, जो आंदोलन चला उसको कांग्रेस की तरफ से असहयोग और मुस्लिम लीग की तरफ से खिलाफत कहा गया। असहयोग का सीधा सा मतलब है हम सरकार का या किसी सहयोग नहीं करेंगे, और खिलाफत का मतलब है खलीफा के गद्दी के लिए आंदोलन, प्रदर्शन, खलीफा के गद्दी को बचाने के लिए, वो खिलाफत कहलाया। ठीक, अब खिलाफत और असहयोग शुरू करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमानों के बीच में घूमने लगे। उसी तरह कांग्रेस जगह जगह जाकर प्रचार करने लगी और 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसमें अब हुआ क्या, असहयोग आंदोलन में बाइकॉट, बहिष्कार शुरू हुआ, असहयोग शुरू हुआ, सिविल सेवाओं का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, स्कूल का, कॉलेज का, विधान परिषद का, विदेशी वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि अगर इनका सहयोग, हमारी सहयोग से सरकारें चल रही है, हम अपना अपना सहयोग छोड़ रहे हैं। अब जो विदेशी शराब की दुकानें थी, पिकेटिंग किया गया, उसका घेराबंदी किया गया। अब समस्या ये था, अच्छा ये तो था कि असहयोग में शहर में ये सब चल रहा था, गांव की तरफ क्या चल रहा था? गांव वाले इलाके में एक उदाहरण है कि अवध का जो आसपास का इलाका था या गांव में जहां जमींदार लोग होते थे तो जमींदार अपनी खेती किसान से करवाते थे। तो किसान लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाला, उन्होंने मतलब निकाला कि भाई अब गांधी जी ने घोषणा कर दी है कि जमींदारों से जमीन लेके हम किसानों में बांट दी जाएगी, अब लगाम किसी को देना नहीं है। तो इस तरह की भावना थी और वहां जम के मारा कुटिया कुटी चलना शुरू हो चुका था, आंदोलन हिंसक हो चुका था, वो जमींदारों के खिलाफ था। अवध में एक बाबा रामचंद्रन थे जो गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर का मतलब है कि पुराने जमाने में या अंग्रेजी समय में जब बाहर काम करने के लिए एग्रीमेंट पे जो मजदूर जाते थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। एग्रीमेंट एक अंग्रेजी शब्द है, उसको बोलचाल की लोकल भाषा में गिरमिट को गिरमिट कहने लगे और जो गिरमिट हुए, जो एग्रीमेंट वाले या गिरमिट वाले लोग हुए, उसको गिरमिटिया कहा गया। तो ये एग्रीमेंट का ही टूटा हुआ रूप है, गिरमिटिया मजदूर। तो बाबा रामचंद्र पहले गिरमिटिया मजदूर रह चुके थे, इसका मतलब यह है कि एग्रीमेंट पे वो बाहर काम कर चुके थे, मजदूरी। तो इन्होंने गांवों में आंदोलन को मजबूत किया और साथ में जवाहरलाल नेहरू ने भी 1920 के अंदर अवध के आसपास के इलाकों का दौरा किया और उधर अवध किसान सभा बनाया एक बाबा रामचंद्रन के साथ मिलके। ठीक है, तो ये था गांव के इलाके का। पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी इलाकों में क्या चल रहा था? आदिवासी इलाकों में एक उदाहरण जैसे ले लें आंध्र प्रदेश का, जो गुडेम पहाड़ी, गुडेम हिल्स है, वहां अल्लूरी सीताराम राजू करके एक नेता थे। उन्होंने तो बस उनके लिए आजादी का मतलब था कि हम जंगल में आ जा सके, जंगल का इस्तेमाल कर सके। हमसे जो बेगारी करवा रहा है, रोड सड़क बनवाने में, बेगारी का मतलब काम करवाने के बाद मेहनताना नहीं देना, बेगारी कहलाता है। तो जंगल में घुसने का अनुमति मिले प्लस बेगारी हमसे ना कराया जाए। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। गोरिल्ला युद्ध का सीधा मतलब है छिप के युद्ध करना। अब उसके बाद आता है बगानों में इसका क्या प्रभाव था, बगान के लोग इस आंदोलन को कैसे देख रहे थे, असहयोग को। बगान वाले जो मजदूर थे उनको लगा, बगान के अंदर था 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। मतलब ये था, इनलैंड मतलब किसी एक खास इलाके के अंदर रहने का कानून, आप उसे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो बगान के जो मजदूर थे उनको 1859 के कानून के तहत बिना पास के बगान से बाहर आने के लिए नहीं मिलता था, और पास मिलता ही नहीं था, बहुत बहुत कम मिलता था। तो जैसे ही असहयोग की घोषणा हुई, इन सारे लोगों ने बगान छोड़ के बाहर निकल गए। कोई गांव जाना चाहता था, कोई इससे बाहर निकलना चाहता था। अब इन आंदोलनों का ये हर जगह अलग अलग मतलब निकला, लेकिन इन आंदोलनों में एक परेशानी अब सामने क्या आया
पहला परेशानी था कि जो लोग स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, विधान परिषद ये सब छोड़ रहे थे, उनका पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या था? स्कूल कहाँ वो पढ़ेंगे, किस कोर्ट में वो फैसला सुनाएंगे, सुनेंगे, जजिंग करेंगे या वकालत करेंगे? इस तरह से क्या हुआ कि एक तो जो हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था था उसका कमी था, दूसरा ये था कि जब हम लोग फॉरेन गुड्स, विदेशियों का विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो हमारे यहाँ के जो कपड़े थे वो काफी महंगे थे क्योंकि हाथ से बना हुआ था। तो ये कपड़ा हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता था, सबके सहूलियत के लायक नहीं था, ये बहुत महंगा होता था, गरीब इसे पहन नहीं सकते थे। तो एक तो अल्टरनेटिव का कमी था, लगातार इतना महंगा कपड़ा नहीं पहना जा सकता था। तीसरा ये था कि जैसे ही इन लोग, जैसे बागान के मजदूर सब बाहर आए तो पता चला बाहर तो हड़ताल हो गया, सड़क रोक दिया गया है, स्टीमर रोक दिए गए हैं, रेलगाड़ी रोक दिया गया। अब वो निकले तो उनको जाने का साधन ही नहीं था। सरकार ने सबको पकड़ के जम के कूटा, पकड़ के ऐंठ दिया। सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू को 1920 में आंदोलन शुरू हुआ, 1924 में फांसी चढ़ा दिया गया। अब इसी बीच इन्हीं सब हिंसा, अहिंसा और आंदोलनों के बीच एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास, लखनऊ के पास गोरखपुर के पास चौरा चौरी एक जगह है, चौरा चौरी के पास एक घटना घटती है। वहां आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। अब हुआ ये कि वहां पुलिस वालों ने आंदोलनकारियों पे फायरिंग कर दी। आंदोलनकारी भड़क गए और पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने हमला कर दिया और पुलिस वाले के पकड़ के मारपीट शुरू। पुलिस वाले थाने भाग गए। अब थाने में पैक करके उनको जला दिया गया। ये 5 फरवरी 1922 की जो घटना है उसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। अब जैसे ही गांधी को इस खबर का पता चला कि एक तो हिंसा भड़क रही आंदोलन में और यहां इन्होंने इतनी बड़ी हिंसा कर दी है, तब उन्होंने आंदोलन 5 फरवरी 1922 को ही वापस ले लिया और यहां से यह असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। और इनका कारण उन्होंने दिया कि अभी देशवासी उतने प्रशिक्षित नहीं है कि अहिंसक आंदोलन किया जाए, असहयोग को जारी रखा जाए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, कई ऐसे, मोतीलाल नेहरू हैं, कई ऐसे लोग थे जो इस फैसले के पूर्ण विरोध में थे। उन लोगों को लगता था कि आंदोलन इतना भयंकर फैल गया है, सारे लोग इसमें शामिल हो गए हैं, तो यह फैसला वापस लेना नहीं चाहिए था। पर गांधी के जिद की वजह से वो फैसला वापस ले लिया गया। इसी आंदोलन के बीच में इनके दोस्त खान अब्दुल गफ्फार खान थे एक, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रदर्शन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल की गांधी को सजा सुनाई गई, लेकिन गांधी को 1924 में छोड़ दिया गया। बाद में उन्होंने जेल से छूटते ही जो कर्नाटक में बेलग्राम अधिवेशन हुआ, 1924 के बेलग्राम अधिवेशन में गांधी ने भाग लिया। ये है कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 1924, जिसमें मात्र एक ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी ने भाग लिया। तो ये कुल मिला के क्या था? असहयोग आंदोलन।